सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अपने यहाँ पे रे ऑप्टिक्स करने वाले हैं और उससे पहले हमने जितने भी एडवांस के पीवाईक्यूज करे हैं सभी एक प्लेलिस्ट में है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने रे ऑप्टिक्स के 2021 और 22 के सारे सवाल देखेंगे। काफी हाई वेटेज रहता है। 21 में बच्चा आपको 3 सवाल एंड 22 में टोटल आपको रे ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरुआत में 3 सवाल लेंगे 2021 के। ध्यान से देखिएगा, सवाल में आपसे कहता है एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1। तो बेसिकली ये आपके पास 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। ये आपका लेंस L1 है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका लेंस L2 है जो कि कॉन्केव लेंस है ना। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व्ड सर्फेसेस इन बोथ द लेंसेस आर 20 सेंटीमीटर। यानी कि भैया जितना भी आपका ये कर्व्ड सरफेस है सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले ये तो निकाल ही लेना चाहिए कि भैया दोनों लेंसेस का फोकल लेंथ क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहले की बात करते हैं, दैट इज योर 1/f1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ गया भैया 1.5 यानी कि 3/2। सो 1.5 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1/2, राइट। एंड इन दिस केस अगर आपने इसको R1 बोला है, अगर आपने इसको R2 बोला है तो आपका ये हो जाने वाला है 1/R1 और R2 को आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा तो इवेंचुअली ये प्लस 1/R2 हो जाने वाला है। दैट इज नथिंग बट योर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/R। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो F1 की वैल्यू जो है वो +20 निकल के आई है। एंड सिमिलरली आप जब कॉन्केव के लिए सॉल्व करोगे तो ये आपको बच्चा -20 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत वाली बात है। काफी आपको बेसिक सा ये अभी चल रहा है। ठीक है सर, अच्छा इस R1 R2 को हटा देते हैं। यहां पे आप लिखो कि सर इसका फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर और इस प्राणी का फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। अब हमसे कहता है द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज हाउ मच, यानी कि इसका और इसका पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्निफिकेशन कितना है। तो भैया सबसे पहले इस कॉन्वेक्स लेंस से हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका फोकल लेंथ है। तो पता कीजिए कि आपका इमेज कितनी दूरी पे बना होगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वाले लेंस के लिए लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या लगाते हैं फॉर्मूला, UF अपॉन U प्लस F, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -10 है तो यहाँ पे लिखा -10, फोकल लेंथ आपका 20 है, डिवाइडेड बाई -10 plus 20 that is your 10 effectively, so this becomes your how much, this is your -20 सेंटीमीटर। यानी कि सर आपका जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है। समझ में आ रहा है? देखिएगा मेरी बात को, ये अगर आपका -10 है तो इमेज आपका इसके और पीछे बना है, वर्चुअल बना है बेसिकली। नाउ ये जो आपका इमेज I1 है जो आपको कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर योर कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस के लिए ये I1 एज एन ऑब्जेक्ट आप ट्रीट करेंगे। उससे पहले आप ये निकाल लीजिए कि भैया कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया है। तो आपको लिखोगे V/U। V आपका कितना है सर -20 है, U आपका कितना है -10 था, तो सर आपका ये मैग्निफिकेशन निकल के आया है 2। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो कॉन्केव लेंस के लिए जब आप रिफ्रैक्शन लिखोगे तो अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 है और ये 10 है, यानी कि -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मेरे पास ऑलरेडी -20 सेंटीमीटर है ही, तो आपका V कितना हो जाएगा, यही इक्वेशन लगाओगे, दिस इज योर +600 डिवाइडेड बाई U प्लस F, इन दोनों को ऐड किया तो ये जनाब आपको -50 यानी कि ये आपको -12 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो यहां से हमको समझ में आया कि सर जो इस कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन है दैट इज योर V/U एंड U इज योर -30, सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये आपको हो जाता है कितना 6.2 एंड 6.5। सो ये आपको हो गया 2/5। हमसे पूछा पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन कितना है, तो दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट निकाल देंगे, दैट इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो यहां से ये मुझे दिख रहा है 0.8 एंड दैट इज इंडीड एन ऑप्शन नंबर B। सो आप देख सकते हैं सवाल काफी डुएबल है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर एकदम? चलिए ये देखिए आप, ये आपका सवाल 2021 का ही है एंड TIR से रिलेटेड आपको ये सवाल है। सवाल में क्या कहता है कि अ वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया
of refractive index n1 and n2 is placed in air as shown in the figure. So basically आपके पास ये वाला जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है जनाब n2 और इसका दे रखा है n1, ठीक है, और बाहर में आपका जो है एयर है, ठीक है। अच्छा, हमसे ये भी कहता है कि भैया ये जो आपका रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा, साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन 1/n1। समझिएगा, हमसे कहता है कि भैया जो आपको साइन थीटा है इट इज स्लाइटली लार्जर देन योर 1/n1। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कल को अगर ये n1 होता और ये वाला मीडियम एयर होता और यहाँ पे अगर मेरा ये थीटा की वैल्यू यही वाली थीटा होती, अगर ये थीटा होता यानी कि ये थीटा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसका मतलब यही इसका मतलब हुआ, क्योंकि बाहर में आपका एयर है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता। तो अगर यहाँ पे आपका यही थीटा होता तो ये आपको TIR कर जाता, क्योंकि साइन थीटा इज स्लाइटली मोर देन 1/n1, राइट। यानी कि 1/n1 इज नथिंग बट योर क्रिटिकल एंगल साइन IC, राइट, विच मीन्स थीटा इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आपका TIR हो जाता अगर यहाँ पे एयर होता तो, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए था जब द मोमेंट यू रीड दिस लाइन। अच्छा सर, नाउ कमिंग बैक टू दिस लोकेशन, हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो जनाब आपको इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा देखिएगा, यह एंगल आपका थीटा है। सबसे पहला ऑप्शन, द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। अगर भाई साहब आपका n2 जो है, अगर भाई साहब n2 n1 के बराबर हो जाता तो आपको ये जो रे है वो अनडेविएटेड उसी पाथ पे चुपचाप मूव करता हुआ जाता, और अगर ये एंगल थीटा है तो दोबारा से ये एंगल भी आपका सर थीटा ही होता। तो भैया ये थीटा तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, कब? n1 एयर इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे आपको TIR हो जाता और वो वापस से लौट जाता, एयर में नहीं जा पाता। यहाँ कहता है द लाइट रे एंटर्स एयर, तो ये वाला ऑप्शन तो सर सरासर गलत है, ये वाला ऑप्शन सर आपका कंप्लीटली गलत है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमसे क्या कह रहा है अगले ऑप्शन में, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 if n2 is less than n1, and same sentence if n2 is more than n1, and the last option is light ray is reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is equal to n1। देखिए डी ऑप्शन को मार्क करना सबसे आसान है सर। अगर n2 की वैल्यू ही 1 हो जाती है तो अगेन आपका ये n1 और 1 का मतलब है कि ये आपका बेसिकली एयर वाला ही मीडियम जैसा हो गया है ना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 हो जाती है तो यहाँ पे आपको तो TIR हो ही जाएगा, वो लौट जाएगा n1 में। सो सबसे आसान तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी को टिक करना था कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। यहाँ पे अगर हम बात करें भैया आपको n1 n2 से ज़्यादा हो या n2 n1 से ज़्यादा हो, है ना, क्या तो रे आपको टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करता या फिर आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड करता। कोई भी सिचुएशन हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है। कल को अगर मेरी सिचुएशन ऐसी भी होती है भैया, ध्यान से देखिएगा, उसके इंडिपेंडेंट है कि कौन किससे बड़ा था। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ रिफ्रैक्शन होता है तो हमने इसको R बोला है, तो ये वाला चीज भी जो है मेरा बेसिकली R हो जाता है। क्लियर है एकदम। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से है ना चीजों को सुनिएगा। हमको कंडीशन क्या दिया है? हमको कंडीशन दिया है कि भैया साइन थीटा इज स्लाइटली मोर देन 1/n1, यानी कि सर n1 साइन थीटा इज मोर देन 1। हमारे पास स्नेल्स लॉ है जो कि हर पॉइंट पे होल्ड करता है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे तो आपका n1 साइन थीटा है ही, यहाँ पे सर मेरा n1 साइन थीटा है ही। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n2 साइन r, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n2 साइन r। अगर भैया आपका n1 साइन थीटा 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये वाला चीज भी तो 1 से बड़ा होगा, तो भैया n2 साइन r इज ऑल्सो मोर देन 1, यानी कि सर साइन r इज मोर देन 1/n2। भैया ये तो दोबारा से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका साइन r इज मोर देन 1/n2, यानी कि आपका ये जो r है
इस N2 एयर इंटरफेस के लिए ये जो R है क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली ज्यादा है। इसका मतलब भैया ये आपको है ना TIR कर जाएगा और ये 1 में आपको इवेंचुअली लौट ही जाएगा। और ये बात इस बात के इंडिपेंडेंट है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, यानी कि भैया दोनों ही केसेस में आपको जो लाइट होगा वो फाइनली रिफ्लेक्ट बैक आपको करेगा ही करेगा। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सवाल क्या है कि अगर कोई इसको पेशेंटली समझने के बजाय सिर्फ इसके डायग्राम को और इसके डेटा को देख के डर जाएगा तो आप शायद इसको स्किप कर जाए, लेकिन सवाल उतना भी स्किपेबल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में आपको कहता है कि आपके पास यहां पे एक प्रिज्म है, ठीक है, आपको ये एंगल थीटा प्रोबेबली दिया हुआ है, हाँ ये आपको दिया हुआ है थीटा, आपको जो है सर सवाल में 60 डिग्रीज दिया हुआ है। क्लियर है सर? अच्छा, इसका कोई और फिगर भी है क्या हमारे पास? एक सेकेंड, नहीं, ओके 60 डिग्री हमको यहां पे दिया हुआ है। हमसे कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द एंड द राइट हाफ आर N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। सो बेसिकली आपको इस प्रिज्म को ना दो भाग में बांट दिया है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इधर का N2 है, और हमसे कहता है कि भैया ये जो आपका N2 है ना, ये जो आपका N2 है दैट इज योर N प्लस डेल्टा N। अब यहां पे N क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। The angle of incidence I is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if N1 is equal to N2 is equal to N is equal to 1.5। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि भैया आपका दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर था, यानी कि आपको ये एक सिंगल मीडियम का प्रिज्म था। तो हमसे कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस प्रकार से है ताकि यहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो। और मिनिमम का मतलब क्या होता है भैया? मिनिमम का मतलब आपको होता है कि आपका I इज इक्वल टू E एंड आपका R1 इज इक्वल टू R2 या फिर आपका A इज इक्वल टू R/2। एंड यहां पे जो आपका रिफ्रैक्शन होगा, ये जो रे होगी दैट विल बी पैरेलल, दिस रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कहानी होता, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये I उस तरीके से चूज किया गया है ताकि आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो, एंड इन दैट केस N1 और N2 आपको बराबर था, N1 और N2 आपको N के बराबर है विच इज नथिंग बट 1.5। क्लियर है? लेकिन अब आपने क्या कर दिया, अब आपने है ना N1 को तो N ही रखा, लेकिन आपने N2 को N प्लस डेल्टा N किया, यानी कि आपने N2 की वैल्यू में ना छोटा सा, क्यों? क्योंकि डेल्टा N इज मच स्मॉलर देन N, आपने बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट किया, ठीक है सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा भैया, पहले आपका जब N1 N2 बराबर था तब जो एंगल ऑफ इमर्जेंस था वो I के बराबर ही था, लेकिन अब अगर आपने, अच्छा एक और बात क्या है कि भैया ठीक है आपने यहां पे मीडियम चेंज तो कर दिया, लेकिन ये जो आपकी रे थी ना येलो वाली, ये तो आपको है ना इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर थी, यानी N1 से जब N2 में ये रे जा रही थी तो आपको अनडेविएटेड गई होगी, है ना, नॉर्मल फॉल किया था इस वाले इंटरफेस पे। हाँ, लेकिन यहां पे जब रिफ्रैक्शन होगा, पहले जो एंगल ऑफ इमर्जेंस था जो कि I के बराबर था, अब वो नहीं होगा बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने थोड़ा सा चेंज किया। तो अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है तो आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस में चेंज आया होगा वो भी थोड़ा सा चेंज आया होगा, जैसा कि हमें यहां पे कह रहा है कि भैया पहले आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस I के बराबर था, लेकिन अब उसमें एक डेल्टा E का चेंज आ गया होगा। अच्छा सर, बिल्कुल एकदम सही बात है कि अब जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो आपको बेसिकली हो जाता है I प्लस डेल्टा A, छोटा सा चेंज। अच्छा, तो ये अपने पास बेसिकली ओवरऑल कहानी है। अब आपके पास है ना यहां पे 4 स्टेटमेंट है, हमको चेक करना है। देखिए, क्यों ना हम लोग यहां पे पता करें कि सर ये I की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसको निकाला जा सकता है। कैसे सर? ये एंगल को अगर हमने R बोल दिया है तो ऑब्वियसली आपका ये वाला एंगल भी R ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें इस समय। अगर तुम ध्यान से देखो, यही आपका कैपिटल A है, ठीक है। जब N1 N2 आपको बराबर था तो हम लोग को तो पता ही था कि आपका R और ये R बराबर है, हालांकि बाद में भी बराबर होगा। एट द सेम टाइम ये R क्या है, ये आपका जो
सॉरी, ये आपका a जो है ना वो 2r के बराबर होता है, a इज इक्वल टू 2r। तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपका जो r है ना वो a/2 के बराबर है। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो मेरा a 60 डिग्री है तो r तो 30 डिग्रीज है। तो हम इस वाले पॉइंट पे लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। बाहर में आपका एयर है तो हमने लिखा 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई एन, और एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जनाब, आपको 3/2 है। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है साइन 30 डिग्री इज 1/2, यानी कि ये सर हो जाता है आपका 3/4। तो मेरे पास ये निकल के आ गया कि सर जो साइन आई है दैट इज इक्वल टू 3/4, है ना। यहाँ पे इसको कहीं लिख लो, साइन आई इज इक्वल टू 3/4। ठीक है सर। अच्छा, हटाइए इसको, रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। यहां पे फिर से लगाओ आप स्नेल्स लॉ। तो अब क्या लिखोगे, अब n2 लिखोगे। अब आप n2 लिखोगे और n2 क्या हो जाएगा, n2 आपको है n प्लस डेल्टा n मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ r, एंड r इज 30 डिग्रीज इटसेल्फ इज इक्वल टू, बाहर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये आपको साइन ऑफ e है, साइन ऑफ e यानी कि i प्लस डेल्टा e। अच्छा सर, साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2 होगा, तो ये आपको बेसिकली n प्लस, अच्छा n को भी आप क्या लिख सकते हो, n आपका कितना था, कहाँ गया, 1.5। सो दिस फेलो इज योर 3/2 प्लस योर डेल्टा n 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप साइन a प्लस साइन a प्लस b है ये बेसिकली, तो आप साइन i कॉस डेल्टा e, तो साइन i, और साइन i कितना था 3/4, सो 3/4 कॉस ऑफ डेल्टा e प्लस कॉस ऑफ i। सर अगर साइन i 3/4 है तो आपका सर कॉस i कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 9/16, सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर रूट 7/4। तो कॉस आई की जगह अपने यहाँ पे ना रूट 7/4 लिख सकते थे, सो दिस इज योर रूट 7/4, और ये आपको हो जाएगा साइन ऑफ डेल्टा ई, साइन ऑफ डेल्टा ई। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको जो डेल्टा ई है वो भी तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अगर डेल्टा ई बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या क्या लेंगे, ये आपको 3/4 है, ये आपको डेल्टा n/2 है। कॉस डेल्टा ई को आप 1 मान सकते हैं, दिस बिकम्स 3/4, और साइन डेल्टा ई को आप डेल्टा ई, साइन थीटा बिकम्स थीटा, तो ये आपको हो जाएगा रूट 7/4 टाइम्स डेल्टा ई। ये दोनों आपका प्राणी मर जाता है, 2 से ये आपको कट हो जाएगा, तो यहां से आपका डेल्टा ई का वैल्यू निकल के आ रहा है 2/√7 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एन। सो ये मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, डेल्टा ई और डेल्टा एन के बीच में संबंध आया है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि फिलहाल के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव टू एनालाइज द ऑप्शंस कि क्या हमारा सही बैठ रहा है, क्या हमारा यहाँ पे गलत बैठ रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, लेट अस चेक द ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ डेल्टा एन। नाउ इफ यू लुक हियर केयरफुली, आपका जो रूट 7 होगा, आपका जो रूट 7 होगा, ऑब्वियसली ये आपको 2 से तो ज्यादा ही है। अगर ये रूट 7 2 से ज्यादा है, यानी कि आपका जो डेल्टा ई होगा वो डेल्टा एन से बड़ा नहीं है, डेल्टा एन से छोटा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर नहीं है बाबा, वो आपको छोटा है, तो ये आपको तो ऑप्शन गलत हो जाता है। बी की बात करते हैं, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, साफ साफ दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। अब सी और डी की बात करेंगे, तो भैया डेल्टा एन की वैल्यू अगर इतनी है तो क्या डेल्टा ई इसके बीच में लाई करेगा कि इसके बीच में, कोई एक सही होगा, कोई एक आपका यहाँ पे गलत हो सकता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ना, ऊपर में आपको बेसिकली ये 5.6 हो जाएगा, और ये जो आपकी वैल्यू है अगर तुम केयरफुली सोचो थोड़ा सा, सो आपको 25 625, 26 676, 27 729, सो बेसिकली ये आपको है ना कहीं 2.65 है ना, बहुत अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग, बट स्टिल अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आपका रेशियो है, ये जो आपका रेशियो होगा ना वो आपको 2 और 3 के बीच में है। ये जो आपका रेशियो है वो 2 और 3 के बीच में है, ना कि 1 और 6 के बीच में, तो ये वाला सही होगा और ये वाला आपका गलत है। ठीक है सर, चलिए शानदार, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला
प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग जो है एंट्री कर गए हैं 2022 में, ठीक है। यहां पे तुम देखो बड़ा ही डुएबल सा सवाल है ये तो। आपको भाई आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, उसका लेंथ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो इस ऑब्जेक्ट को ना 2 पॉइंट दीजिए, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। ये जो ए पॉइंट है उसकी दूरी लेंथ से 40/3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो बी पॉइंट है इसकी दूरी लेंथ से कितनी है ये भी जानना अनिवार्य है। ये भी अपने को जानना होगा कि भैया इसकी दूरी लेंथ से कितनी है। तो भैया ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान से अगर तुम देखो, अगर रॉड का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये 2π/3 मतलब 120 डिग्रीज होता है, ठीक है। अगर ये 120 डिग्री है इसका मतलब सर ये वाला जो एंगल है ये अपना 60 डिग्री है, राइट। ये लेंथ आपका 2 था, तो 2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री विच इज योर 1 सेंटीमीटर। तो सर ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है ये अपना 1 सेंटीमीटर है, तो 40/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू योर 43/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे बना है, आपको इसका वर्टिकल हाइट पहले दे दिया। ये जो पॉइंट है ना ये बेसिकली आपको बी का इमेज बना होगा बी प्राइम, और ये वाला पॉइंट ए है तो इसका इमेज बना है यहाँ पे ए प्राइम। तो बी प्राइम का वर्टिकल हाइट आपको दे रखा है 30√3/√13। हमसे पूछता है कि इस अल्फा की वैल्यू कितनी है। अगर अल्फा की वैल्यू π/n है तो n कितना है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपको इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए ताकि आप यहाँ पे tan अल्फा को सॉल्व कर सको p/b करके। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ए प्राइम का लोकेशन और बी प्राइम का लोकेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपको चाहिए रहेगा। तो आपको क्या करना है, ए के लिए निकालिए इमेज डिस्टेंस और बी के लिए निकालिए इमेज डिस्टेंस, राइट। तो सर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ए के इमेज डिस्टेंस की, तो v इज इक्वल टू uf/u प्लस f। तो ए की बात करेंगे तो u आपको हो जाता है -40/3 मल्टीप्लाइड बाई f। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज योर 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई u प्लस f दैट इज योर -40/3 प्लस योर 10। सो दिस फेलो बिकम्स योर -400/3 डिवाइडेड बाई ये आपको कितना हो जाएगा 30। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको -10/3। सो दिस बिकम्स योर +40। तो अपने को सर एक डिस्टेंस तो पता चल गया है ना, यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट इज योर +40 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब है राइट साइड, जो कि दिख भी रहा है डायग्राम में अपने को। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे बी के लिए, राइट। अपने यहाँ पे बात करते हैं अब बी के लिए। तो भाई साहब अगर हम ध्यान से देखें बी के लिए अगेन यूएफ अब 43/3 लिखेंगे। सो -43/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई -43/3 प्लस योर 10। क्लियर है सर? ओके तो इसको यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज योर 430/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका अगेन 30 हो जाएगा, सो -13/3। सो दिस इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? ध्यान से देखिएगा ये 30 है, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है 430/13, है ना। 430/13 अपना यहाँ पे दिख रहा है। ओके नाउ ये जो दूरी है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका दूरी है वो यहां से लेके यहां तक का है। दिस इज योर हाउ मच? दिस इज योर 430/13। तो सर हमें तो ये वाला दूरी चाहिए था, हमें चाहिए ए प्राइम सी प्राइम। तो सर ए प्राइम सी प्राइम हो जाएगा 40 माइनस दिस इज योर 40 माइनस 430/13। हाँ जी सर, तो ये आपको हो जाएगा कितना 520 माइनस 430 दैट इज योर 90/13। बस ये आ गया, ये पता है तो tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर 30√3 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 90/13। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/√3 यानी अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री दैट इज योर π/6। तो आपका n का वैल्यू 6 हो जाता है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन था। आपको 4 यहाँ पे दिए गए थे। लेफ्ट साइड में आपको जैसे यहाँ पे 1 है ना, एक एक करके आपको दिखा देते हैं।
ये आपका 1 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आपका 2, फिर 3, फिर 4। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे 4 लेफ्ट साइड में थे और राइट साइड में आपको यहाँ पे PQRST दिया हुआ था, हमको मैच करना था। मैट्रिक्स मैच में बेसिकली अगर आप 2 भी सही कर जाते हैं तो प्रोबेबली आपको आंसर मिल जाता है उसी में जनरली। यहाँ पे हम लोग भी देख लेते हैं। आपको कहता है कि भैया आपके पास यहाँ पे 2 लेंसेस है, लेंसेस बार बार यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट का दूरी पहले वाले लेंस से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। हमसे यहाँ पे ना फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज पूछता है हर बार, है ना। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल क्या लिखा, जैसे फाइनल इमेज ऑफ इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस 2। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। इसका फोकल लेंथ देखिएगा 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा गया 20, यानी ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f पे। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी आपको 2f पे ही बनता है, लेकिन राइट साइड। तो इस वाले का जो इमेज बनना चाहिए था वो आपको बनना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस पहले वाले से। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रियल इमेज बन नहीं पाया होगा, क्योंकि आपको जब ऐसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था तो भैया ये जो है यहाँ पे दोबारा से रिफ्रैक्शन कर गया। तो ये बेसिकली आपका डॉटेड लाइन से आपको दिखाना पड़ेगा, विच मीन्स ये आपको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इस वाले लेंस के लिए, तो आप जब इस वाले लेंस के लिए रिफ्रैक्शन लिखोगे तो अब आपका ऑब्जेक्ट दूरी इस वाले लेंस से इसकी कितनी है। अगर ये 20 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज योर 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंड लेंस इज प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ इज ऑल्सो योर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो सर v कितना हो जाएगा, UF अपॉन U प्लस एफ। ये आपको आ रहा है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई U प्लस एफ, यानी कि आपको ये 30 आ रहा है। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 7.5 सेंटीमीटर और प्लस आया है, यानी कि आपको राइट साइड ही बना होगा इस वाले लेंस के भी। तो 7.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ लेंस 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर P ही था, राइट। यानी कि आपका 1 का मैचिंग P के साथ है। अब यहां देखो 1 का मैचिंग P, 1 का मैचिंग P, यानी कि सर B और D तो अपना नहीं हो सकता, ठीक है सर, B और D अपना नहीं हो सकता। अच्छा, नाउ यू हैव टू चेक सेकेंड वन। अब क्या है ना, कोई भी एक को चेक कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आपको दिख जाएगा। चलिए एक और चेक करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका 2 नंबर। अगेन यहां पे आपको कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको 20 सेंटीमीटर पे है। तो अगेन आपको इससे जब रिफ्रैक्शन होएगा, ये आपका देखिए 2f है, तो आपको इमेज भी 2f पे ही बनना चाहिए था, यानी इस वाले लेंस से अगेन ये दूरी 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है कि रियल इमेज तो बना नहीं, आपको यहां पे दोबारा से एक रिफ्रैक्शन हुआ होगा। हाँ जी सर। तो सर अब जब हम लेंस 2 की बात करेंगे, अब आपका ऑब्जेक्ट दूरी कितना है, 20 माइनस 5 विच इज अगेन 15। ये जो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस वाले लेंस से 15 दूरी पे है, तो आपने लिखा प्लस 15। लेकिन फोकल लेंथ अब आपका हो गया है माइनस 10, यानी कि अब आपका जो v हो जाएगा दैट इज योर UF अपॉन U प्लस एफ। U की वैल्यू आपको 15 है, दिस इज योर माइनस 10। 15 माइनस 10 इज योर प्लस 5, तो ये आपको कट के 3 हो जाता है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर माइनस 30। तो भैया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस 2, लेकिन लेफ्ट साइड क्योंकि नेगेटिव आया है। तो कौन है ऐसा ऑप्शन जो हमको यहां पे दे रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस 2, यानी कि ये वाला आपका सही है। तो 2 की मैचिंग R के साथ हो रही है। तो कौन है यहाँ पे 2 के साथ R, यहाँ पे 2 के साथ R इसमें है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A आपका बेसिकली सही और C आपका फिर गलत हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो 3rd एंड 4th को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, खाली मैट्रिक्स मैच में डाल दिया गया है ना। फिर से आपको वही कहानी है, आपको फोकल लेंथ देखना है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको आप करने की जरूरत है अब। ओके चलिए बात करते हैं अपने इस वाले सवाल की। ये एक ऐसा सवाल है जो कि एग्जाम में अगर आप देखोगे तो शायद प्रेशर में आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन ये आपको प्योर ज्योमेट्री का सवाल है ना। रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा इसमें ज्योमेट्री है। हमसे सवाल में कहता है कि भैया आपके पास एक इक्विलैटरल
ट्राइंगल के पेरीफेरी पे एक मिरर्स रखे हुए हैं, प्लेन मिरर्स। 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड L. देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस L मोर देन 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L आपको यहाँ से आपको L की मेजरमेंट की जा रही है और आपको यहाँ पे एक होल है। हमसे कहता है कि रे ऑफ लाइट इस होल के अंदर एंगल थीटा पे एंट्री करता है और निकलेगा तो इसी होल से निकल सकता है, वरना और कोई रास्ता है नहीं इसको निकलने का। अच्छा सर, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। हमसे कहता है कि अगर ये थीटा 30 डिग्री हुआ तो ये रे ऑफ लाइट आपको बाहर निकल आएगा। देख लेते हैं, ज्योमेट्री की बात ही तो है। तो भैया ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आपका एंट्री मार रहा है और हमसे कहता है कि कितने एंगल पे एंट्री मार रहा है, 30 डिग्रीज पे। तो इसको 30 डिग्री लाइक दिखाओ भी तो सही बनाते वक्त। लेट अस मेक इट लुक लाइक 30 डिग्रीज। तो ये एंगल तो पहली बात आपका 60 डिग्री है, ये एंगल भी आपका बेसिकली 60 डिग्री है और हमसे कहता है कि आपने इसको 30 डिग्री पे एंट्री करवाया है। ये देखिए, इस प्रकार से आपने इसको 30 डिग्रीज पे एंट्री करवाई है। अगर आपका ये रे ऑफ लाइट को हम और आगे एक्सटेंड करें इस प्रकार से तो जाएगा 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 यहाँ पे ना। इफ़ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये 30 डिग्रीज है, बोले तो ये भी एंगल 30 डिग्रीज है। 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि सर ये एंगल हैज़ टू बी 90 डिग्री, ज्योमेट्री ऐसा कह रहा है। यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट आपको फॉल की है इस मिरर पे नॉर्मली फॉल की है, तो जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन से लौट के वापस निकल आएगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो आपका 100% सही है। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला तो अपना काम क्लियर है। अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, देयर इज एन एंगल फॉर L इक्वल्स टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। हमसे कहता है कि अगर अब हम लोगों ने होल जो है वो एग्जैक्टली कैपिटल L/2 पे किया है ना, साइड का लेंथ जो है वो आपको जनाब कैपिटल L है, तो आपने जो है अब यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक होल किया है। ये देखिए, हमने होल कर दिया यहाँ पे इस प्रकार से। और हमसे कहता है कि कोई एक एंगल होगा जिसके लिए आपको रे ऑफ लाइट दोबारा से इसमें एंट्री करके दोबारा से यहाँ से निकल जाएगा, वो भी एग्जैक्टली आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो देखिए बड़ा ऑब्वियस से बात है कि अगर आपका 2 रिफ्लेक्शन ही कराना है तो रे ऑफ लाइट जो है ना, और बड़ा ही सिमेट्रिकल पाथ आपको ये फॉलो करता है। आपका इंट्यूटिवली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो एंट्री होनी चाहिए वो सर 60 डिग्री पे अगर एंट्री होगी ना तो आपको ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जब ये 60 डिग्री पे आपको एंटर करेगा है ना, यहाँ पे आपने बनाया 60 डिग्री, ये भी आपका बेसिकली 60 डिग्री है, तो ये आपको छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल बनाओगे इस प्रकार से, ये आपका बेसिकली नॉर्मल हो जाएगा है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली ना, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्रीज, तो ये एंगल आपका बेसिकली 30 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मल के बाद ये आपको इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा, एंड टू बी प्रिसाइज ये एंगल भी फिर आपका 30 डिग्रीज होगा, एंड दिस येलो लाइन हैज टू बी पैरेलल टू दिस बेस। ऐसे भी दिख रहा है ना, क्यों सर? भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको ये वाला 60 डिग्री है ना, और ये वाला भी आपको 60 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एनीवेज, फिर वो वहां से आपको रिफ्लेक्ट होके सिमेट्रिकली यहीं से आपका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, राइट। तो बिल्कुल पॉसिबल है 60 डिग्री पे आपको ये चीज हो जाएगा। ठीक है सर, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही है ना। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, सी नंबर, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, लेकिन L अब कैपिटल L/3 है। ओके सर, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। काम करते हैं, नीचे वाले में बना लेते हैं। मेरे को अब कह रहा है कि भैया कैपिटल L/3, यानी कि इस सेक्शन का 3 इक्वल हिस्सा अगर करो तो यहां पे आपने होल करा है ना, यहां पे आपने होल किया। सो लेट अस मेक एन होल ओवर हियर, ये हमने होल कर दिया है, और हमसे कहता है कि आपने 60 डिग्री पे रे ऑफ लाइट को अंदर एंट्री करवाई है इस प्रकार से। देखिएगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री है इस प्रकार से। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले तो भैया क्या होने वाला है, ये जो रे ऑफ लाइट है ना, एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। अभी जो आपका रे ऑफ लाइट होगा वो AB के पैरेलल है, देखिएगा।
ये जो आपका रे ऑफ लाइट है वो ए बी के एग्जैक्ट पैरेलल होगा, क्योंकि क्यों भैया, ये एंगल 60 डिग्री तो है ही और ये भी तो 60 डिग्री था, तो ये आपको बेसिकली पैरेलल था। अच्छा, अभी अभी हमने देखा था कि भैया अगर 60 डिग्री पे एंटर करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे बिकम्स पैरेलल टू दी बेस बी सी, तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके ऐसे पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी सर। अब क्या होगा, अब यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा, अब ये रे एसी के पैरेलल है, तो आप सिमेट्री का बस ध्यान दीजिएगा यहां पे, राइट। अगेन ये जो आप रे ऑफ लाइट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू ए बी, ऐसे फटाक से आपको ये रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बाद ये आपको ऐसे जाएगा और फिर आपको ये यहां से निकल जाएगा, राइट। सो आप यहां पे देखिए ये आपको 100% बाहर निकला है। और कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, तो पहला रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो बाहर तो निकलेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है कि विल नेवर कम आउट। एंड डी ऑप्शन भी सी से ही खत्म हो गया। डी में कहता है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एल इज इन बिटवीन 0 to l/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। भैया हमने अभी अभी देखा कि जब l की वैल्यू l/3 थी, राइट, वेयर l/3 इज ऑब्वियसली लाइंग बिटवीन दिस रेंज, तो l/3 के लिए हमने देखा था कि 5 रिफ्लेक्शन में बाहर निकल रहा है, 6 की कोई ऐसी कुछ है नहीं बात, तो ये वाला भी आपका फिर गलत हो जाता है। क्लियर एकदम। सो दिस इज अ प्योर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपना यहां पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल भी ध्यान से पढ़िए, बस देखने में डरावना है, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर भी। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास कंसिडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। एक यूनिट को 3 लेयर का नाम दिया गया है, और 3 लेयर क्या है, एयर, मीडियम μ1, मीडियम μ2, तो इस 3 को मिला के एक यूनिट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर से यहां पे देखिए एक और यूनिट आ गया है, सेकेंड यूनिट, एंड सो ऑन। तो एक यूनिट का मतलब होता है एयर μ1 μ2। हमको यहां पे एयर का हाइट दिया 1/3, राइट। ये जो आपके दोनों मीडियम्स है μ1 μ2, दोनों का सेम थिकनेस है √3 - 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दोनों मीडियम का दे रखा है। A light source O is placed on top of the first unit as shown in the figure। ये आपका लाइट सोर्स है, वहां से आपको रे ऑफ लाइट, हमें वही रे ऑफ लाइट को कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है जो कि यहां पे थीटा डिग्री पे इंसिडेंट है, और ये थीटा आपको 60 डिग्रीज है। अच्छा, तो होगा क्या, सो बेसिकली यहां पे आपको रिफ्रैक्शन होना जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे रिफ्रैक्शन होना यहां पे शुरू हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर खट खट फिर खट, तो ऐसे करते करते ना हमसे कहता है कि रे आपको फाइनली यहां से निकल गया। तो बताइए, ये जो आपका सोर्स था, है ना, यहां से एक वर्टिकल लाइन लिया और यहां से एक वर्टिकल लाइन, तो भैया ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो हुई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। हमको ये एल बेसिकली दे दिया कि अगर ये एल 8/√3 है, तो बताइए आपको कितना यूनिट्स लगा। एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एन इज हाउ मच। अगर n यूनिट्स लगा है तो ये n की वैल्यू कितनी है, क्या 3 यूनिट लगा, 5 यूनिट, 6 यूनिट लगा है, जहां पे एक यूनिट का मतलब होता है दिस कंबाइंड कंडीशन, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं ना, सिर्फ एक यूनिट के वजह से पता कर लेते हैं कि कितना आपको डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स एक्सिस में। आपका इस प्रकार से कुछ तो जनाब रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो मैं कह रहा हूं कि एक यूनिट के वजह से सिर्फ पता कर लीजिए कि आपको ये वाली एक्स कितनी है, ये पता कर लीजिए, आपका गेम जो है फिर वहां से हम खत्म कर देंगे। तो चलिए यहां पे आपको एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके बनाया है, एक यूनिट को ही कंसिडर किया है ना, इतना सा चीज को हमने ऐसा यहां पे मैग्नीफाई कर दिया है। तो ये आपका वो सोर्स ऑफ लाइट है, 60 डिग्री पे ये एयर μ1 इंटरफेस पे फॉल करता है, ठीक बात है सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमको यहां पे μ1 की वैल्यू दे रखी है इतनी, हमें μ2 की वैल्यू यहां पे दे रखी है इतनी, ठीक है सर। आपका जो रे ऑफ लाइट है वो अभी आपको रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ भाग रहा था, तो आपको इस प्रकार से रे बेंड किया होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। आपको यहां पे सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो सारे एंगल्स को आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपका रे ऑफ लाइट है ना, यहां से √3 में जा रहा है, अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और बेंड कर गया होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक बात है सर। अच्छा, वेरी गुड, हाँ, ओके, अरे खटाक खटाक, ठीक बात है सर।
अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है पता करना पड़ेगा। ये एंगल आपको कितना है, वही ये एंगल होगा, फिर ये एंगल अपने को निकालना होगा। ठीक है ना, लेट अस से कि ये एंगल आपका जो है वो सर R1 है, ठीक है, और ये एंगल जो आपका सर R2 है। तो R1 निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पे लगाओगे आप स्नेल्स लॉ। तो ये आपका एयर है तो क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री दैट इज योर √3/2। सो ये आपको हो जाएगा कितना, √3/2 मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू, यहां की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपको इतनी है, राइट। तो यहीं से आपको दिखना चाहिए कि R1 की वैल्यू जो है सर 45 डिग्रीज निकल के आ रही है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे लिखो कहीं पे कि सर R1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड अगर हमें R2 चाहिए तो इसी को इक्वेट कर दो ना अब इस वाले के लिए μ2 और ये R2 वाले के लिए। तो दिस बिकम्स योर साइन R2 इंटू μ2, और μ2 की वैल्यू आपको सिर्फ √3 के बराबर है। ठीक बात है सर। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, equate this and this, so you will get how much, you will get sin R2 is equal to 1/2, यानी कि R2 is equal to 30 डिग्रीज। तो सर R2 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्रीज निकल के आई है। ठीक है, अच्छा अब क्या बात, हमें चाहिए कि सर ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए आपको इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले ये x1 निकालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जनाब ये x2 निकालेंगे, उसके बाद जनाब आप यहाँ पे ये x3 निकालेंगे। बात समझ में आई। तो सर जो आपको ये x होने वाला है दैट इज योर x1 प्लस x2 प्लस योर x3। अगर हम यहाँ पे x1 की बात करें तो आपको दिखना चाहिए, इसके लिए आप क्या कर सकते थे, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका बेसिकली 30 डिग्रीज है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ये आपको h है ना, ये वाला चीज h है आपको, तो tan 30 डिग्री इज योर h बाई x1 है ना, tan 30 डिग्री इज योर h बाई x1। तो आपका x1 हो जाता है h बाई tan 30 डिग्रीज प्लस x2 की अगर हम बातचीत करें यहाँ पे तो आप यहाँ पे tan R1 लगा सकते थे। tan R1 इज इक्वल टू P बाई B, यानी कि सर x2 बाई D। तो x2 इज नथिंग बट योर D tan R1। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप लगाओगे जब tan R2 तो आपको x3 आ जाएगा D tan R2। यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, h की वैल्यू कितनी है 1/3, सो दिस इज योर 1/3 1/√3 प्लस d की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे एक काम करो ना, d को कॉमन ले लो, सो दिस बिकम्स योर √3 माइनस 1/2 tan R1 प्लस tan R2। R1 R2 आपको दिया हुआ है, R1 हो जाएगा आपको कितना 1, tan R1 इज 1 एंड tan R2 इज नथिंग बट योर 1/√3। अच्छा सर, सो दिस इज इक्वल टू, ये आपको आ रहा है इफेक्टिवली 1/√3 प्लस यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो √3 आपका ऊपर चल जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में आपका ये हो जाएगा 2√3। तो ये मुझे दिखाई कितना दे रहा है सर, ये मुझे दिख रहा है 2/√3। तो सर मेरा x का वैल्यू है ना 2/√3 आया है, एंड हमसे ये टोटल एक यूनिट के वजह से आपका x का वैल्यू आया है 2/√3। तो कितना यूनिट रखेंगे ताकि 8/√3 आ जाएगा, तो भैया चुपचाप से 8/√3 और एक यूनिट का है 2/√3, दिस इज योर 4। सो बेसिकली आपका n इक्वल्स टू आंसर इसका 4 हो जाता है। आपको चाहिए 4 यूनिट्स। क्लियर है एकदम, शानदार। आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आखिरी सवाल अपने सेशन का, मिरर वेलोसिटी की बेस्ड आपको ये सवाल है। सवाल में आपसे कहता है कि भैया एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर है, बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर विथ कांस्टेंट स्पीड, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है। द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड और उसका डायरेक्शन दोनों ही यहाँ पे दिखा रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू द लैबोरेटरी फ्रेम। ये जो वेलोसिटी है वो आपको ग्राउंड फ्रेम में है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट अ गिवन इंस्टेंट इज डिनोटेड बाय यू
व्हेन u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट दूरी 30 सेंटीमीटर थी, द स्पीड ऑफ मिरर vm इज सच दैट द इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू लैबोरेटरी फ्रेम। जब ये दूरी आपको 30 सेंटीमीटर थी, तब आपका जो इमेज का वेलोसिटी है, तब जो आपका इमेज का वेलोसिटी है वो जीरो है। ये v को इमेज डिस्टेंस से कंफ्यूज मत करना, ये इमेज वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें यही बोला है ना, विथ रेस्पेक्ट टू लैबोरेटरी फ्रेम वो जीरो है। एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ रियल इमेज। ऑब्वियसली बात है भैया, आपका फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट दूरी 30 है, तो रियल इमेज ही बना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ vm इज हाउ मच, हमसे मिरर का स्पीड पूछ रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। पहली बात तो हमें सवाल में ये तक नहीं बताया है कि मिरर किधर भाग रहा था। आप तो अपने मन से मान लीजिए कि सर मिरर की वेलोसिटी जो है दैट इज योर vm वेक्टर। भैया आपके पास यहाँ पे इमेज वेलोसिटी के लिए जो संबंधित इक्वेशन होता है दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है सर, ये कहां से आया? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ को आप डिफरेंशिएट कीजिए, आपको यही इक्वेशन निकल के आती है। और वहां पे जब v को डिफरेंशिएट करते हो तो वो जो dv बाई dt होता है दैट इज इमेज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये जो u और v होते हैं ये पोल से मेजर किए जाते हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट इसकी ली जाती है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप चाहो तो यहां पे इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते थे। ये आपका u है, ध्यान से देखिएगा, मिरर है ना, तो अब हो जाएगा आपका uf अपॉन u माइनस एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज योर -30, फोकल लेंथ इज योर -10 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, तो ये आपको -30 प्लस 10 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आपके पास 300 है और डिनोमिनेटर में आपके पास -b, सो दिस अकाउंट्स फॉर -15। अच्छा आ जाइए यहाँ पे, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, u आपका -30 है, इसका स्क्वायर किया है, और इसको भी आप लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस योर वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है सर, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमसे कहता है कि इस मोमेंट पे ये वाली वैल्यू 0 थी, तो ये वाला तो आपका 0 हो गया है। माइनस ऑफ vm वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपको 1/2 का स्क्वायर है, बोले तो -1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 15 i कैप। अगर मैंने राइट साइड को लेटस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला है तो ये आपको हो जाएगा 15 i कैप माइनस योर वेलोसिटी ऑफ मिरर। Now if you look here very carefully, negative negative आपको positive हो जाएगा, this becomes your 4 vm vector is equal to your 15 i cap minus your vm vector। तो यहां से आपको देखिए ये जो vm vector निकल के आ रहा है that is your 3 i cap। तो भले हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी निकाल लिया है कि ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको जनाब 3 होने वाला है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेशन को लाइक तो जरूर से कर दिया कीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।